अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, केमिस्ट्री का लेक्चर हूँ एमएम एकेडमी में। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मेरे हाथ में यहाँ पे जो बुक है ये आप लोगों का नया सीरीज़ है केमिस्ट्री का, जो आज से यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको देख सकते हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक है यहाँ पे। अगर इसके कंटेंट्स को चेक कर लें तो वही हमारे पास 12 चैप्टर इसमें भी मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 उसी तरीके से स्टोइचियोमेट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थियरीज रिलेवेंट टू कोवेलेंट बॉन्डिंग है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी गैसेस का चैप्टर है 4 नंबर पे, 5 नंबर पे लिक्विड है, 6 नंबर पे सॉलिड है, 7 नंबर पे इक्विलिब्रियम है, 8 नंबर पे एसिड बेस एंड साल्ट्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, 9 नंबर पे सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स है, 10 थर्मोकेमिस्ट्री 11 एंड 12 नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये आपको आज से यहाँ पे मार्केट में मिल सकता है। इसकी प्राइस जो है वो 193 यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। सो आज से ही मैं यहाँ पे आपके लिए एफएससी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट घरों में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज द स्टोइचियोमेट्री। चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री। सो स्टोइचियोमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आज जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा रहा हूँ, यहाँ पे अपने साथ इसको नोट कर लें। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टोइचियोमेट्री, चैप्टर नंबर 1। सो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एटम, या जो है मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, या मोल क्या है, या ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट। बिकॉज आपकी यहाँ पे जो आपको मैंने वो अभी नया बुक बता दिया, इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो उसी तरीके से है, मटेरियल इस बुक में भी उसी तरीके से है जिस तरह प्रीवियस बुक में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम के ही कॉन्सेप्ट से, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एटम और हाउ वी कैन डिफाइन एटम। सो रिमेंबर दैट बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे तरीकों से एटम को डिफाइन करवा सकते हैं, बट रिमेंबर दैट एटम इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। Remember students, this is basically the combination of two Greek words. Here the one word that is mean A and A means not. A जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिस तरह आप बायोलॉजी वगैरह में भी पढ़ते होंगे, इसका मतलब होता है नॉट। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको टॉमस से ले लें, सो टॉमस कहते हैं डिविजिबल को, टॉमस कहते हैं डिविजिबल को। सो ये वो एंशिएंट कॉन्सेप्ट है जहां से इसको लिया गया है, दैट बेसिकली एटम इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स A and Thomas. A means not and Thomas means divisible. You are very familiar to the concept of an atom. अगर मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को मेंशन कर लूं, just like this one. So remember that atom is basically the combination of two parts, the nuclei and the outer electrons, just like this one. This is the concept of an atom. वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, जो है बहुत सारे साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। सो अगर आप इसको देख लें, सो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टुवर्ड द एटम, सो अगर यहाँ पे एटम के अंदर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, यहाँ पे हम प्रोटॉन को देख सकते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रॉन को देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो या बहुत सारे मिसाइल वगैरह मीन मोर देन 100 सबएटॉमिक पार्टिकल, मोर देन 100 सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड अंटिल नाउ। सो अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे माइनर पार्टिकल्स हैं या माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा छोटे हैं, सो हाउ वी कैन डिफाइन दैट एटम, दैट दिस बेसिकली एटम इज जस्ट लाइक दिस वन। बिकॉज एटम तो हम कह सकते हैं कि एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स नॉट डिविजिबल, लेकिन उसी एटम को मैंने क्या किया, उसी एटम को मैंने इलेक्ट्रॉन भी उससे मैंने ले लिए, उसी एटम में से मैंने यहाँ पे प्रोटॉन भी डिस्कवर कर लिए, उसी एटम में से मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन भी डिस्कवर कर लिए, ऐसे बहुत सारे। सो अब अगर हम यहाँ पे, अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा हमसे ये पूछता है दैट हाउ वी कैन डिफाइन एटम, आप एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आपको मैं एक आसान सा और सिंपल सा डेफिनेशन इसका बताता हूं। याद रखें, द डेफिनेशन फॉर दिस एटम विल बी जस्ट लाइक दिस वन। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारे बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, या जो है नेट वगैरह पे अपने साथ इसको कॉपी कर लें। दैट डेफिनेशन फॉर दिस एटम इज
the smallest particle of matter, the smallest particle of मैटर, ये हम मान लेते हैं दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इससे छोटा, प्रोटॉन इससे छोटा, न्यूट्रॉन इससे छोटा, और इसी को हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे डिविजिबल भी किया हुआ, यानी डिवाइड भी किया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए जी एक छोटा पार्टिकल है, बहुत स्मॉलेस्ट नहीं, इससे और भी ज्यादा स्मॉलेस्ट है, लेकिन एक छोटा पार्टिकल है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मादे का, विच कैन जो कि कर सकता है, ये अपने साथ नोट करें, इसको क्वेश्चन मार्क कर ले कि कैन का वर्ड मैंने क्यों यहां पे लगाया, विच कैन टेक पार्ट, जो कि हिस्सा ले सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, एंड और does not loses its identity, and does not loses its identity। तो ये आपके पास एक ऐसा डेफिनेशन होगा जो कि आपके लिए हर जगह पे वैलिड होगा, हर जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बहुत सारे डेफिनेशन आपको कोर्स में तो मिलते हैं, आपको बुक में तो मिलते हैं, लेकिन वो 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकते। अब अगर इसी को मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ दैट हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू एवरीवेयर और एवरी एटम, जिस तरह कोई भी एटम अगर आप इसको यहाँ से ले लें और आप इसी डेफिनेशन को यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात मैंने आपसे की कि मीन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक छोटा हिस्सा, एक छोटा पार्टिकल, मैटर का एक छोटा पार्टिकल, इसको मैंने मान लिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कैन को भी छोड़ दो, आ जाओ जी टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इस बात के बारे में बात करें। टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, तो कैसे, देखो लेट सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2 प्लस हाफ O2 फॉर्मिंग H2O, ठीक हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली द केमिकल रिएक्शन, आप सब जानते हो कि दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब अगर कोई आपसे ये पूछे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको मिलेंगे, केमिस्ट्री कहते ही इसी को है। तो अगर आप यहाँ पे इसको कॉपी कर ले दैट केमिकल रिएक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आज हम सिर्फ इसी एटम को ही डिस्कस करें, इसी के ऊपर सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले याद रखें केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में टर्म समझाया था दैट जहां पे भी लास्ट में शन का वर्ड आता हो तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। तो अगर आप लोग यहां पे देख लें तो यहां पे भी क्या है, प्रोसेस मौजूद है, मीन शन का वर्ड मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा। सो मकसद ये हुआ दैट केमिकल रिएक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ अ प्रोसेस, ये भी क्या है, ये एक प्रोसेस है। तो अगर इसी चीज को हम यहां पे डिफाइन करने चले तो सबसे पहले हम कह सकते हैं दैट द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है, एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी होती है जिसमें क्या होगा, इन विच जिसमें होता है द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस become change, the chemical nature of the substance become change, this is the definition of a chemical reaction। remember that कोई भी बंदा आपसे ये पूछे कि आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे दैट डिफाइन केमिकल रिएक्शन, स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं, एटम से लेते हैं, केमिकल रिएक्शन से लेते हैं, दैट द प्रोसेस एक ऐसा अमल है इन विच जिसमें होता है द केमिकल नेचर, जिसमें केमिकल का जो नेचर होगा, बिकम केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का बिकम चेंज, वो तब्दील हो जाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें, इसी रिएक्शन को मैं ले रहा हूं, इसी को मैंने डिफाइन करना है यहाँ पे, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आप सबको पता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, वो जलता है, बर्निंग में हिस्सा लेता है, बर्न होता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, वो जलता है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को फोकस कर लें,
सो ऑक्सीजन क्या है, इट हेल्प्स इन बर्निंग, ये क्या करेगा, ये बर्निंग में हेल्प करता है। तो सिंपल देखो, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जलता है। अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है, ये जलने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये दोनों विद इन अ स्पेसिफिक रेशियो, रिमेंबर दैट स्पेसिफिक रेशियो का वर्ड लाजमी होगा, within a specific ratio these two combines together and they form what, they form water molecule। अब वाटर क्या है, पानी क्या है, उसी आग को बुझा देता है। अब आप सिंपल देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद इन अ स्पेसिफिक रेशियो व्हेन दीस टू कंबाइंस टुगेदर सो दे फॉर्म व्हाट, दे आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस। एक ऐसा प्रोसेस हुआ इनके साथ, यहां पे कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों का नेचर, इन दोनों की फितरत जो है वो कंप्लीट केमिकल नेचर जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है इनटू अनदर सब्सटेंस। दिस प्रोसेस इज बेसिकली टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। इन शॉर्ट आपको पहले से बता दूं केमिकल रिएक्शन क्या है। सो केमिकल रिएक्शन, रिमेंबर दैट दिस द प्रोसेस in which the chemical nature of the substance become change, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। याद रखो, आप केमिस्ट्री में दो किस्म के रिएक्शन पढ़ते हो, एक का नाम है केमिकल रिएक्शन, एक का नाम है केमिकल रिएक्शन और दूसरे का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दो किस्म के रिएक्शन आप लोग डिस्कस करते हो। ज्यादातर केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। एक टूल आपको बताता हूं, अगर कहीं पे आप इस एटम को डिस्कस कर रहे हो, इस एटम में अगर कहीं पे नेचर तब्दील होता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, यानी वो प्रोसेस कि जिसमें क्या हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। वो क्या कहलाएगा, वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी एटम का दूसरा पार्ट, यहाँ पे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होगा, न्यूक्लियस जिसमें आपको पता है कि कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। सो अगर कहीं पे न्यूक्लियस की वजह से चेंज आ रहा हो, दिस प्रोसेस इज बेसिकली टर्म्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा हो, दैट प्रोसेस बेसिकली टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। So this is a big difference. There is a big difference between these two types of processes. Both are involved in a chemistry, but remember that chemical reaction is basically that process in which the nature changes because of the presence of or the involvement of electrons, and nuclear reaction is basically the process in which the nuclei changes or in which the nature changes because of the presence or the involvement of these types of nucleons, which are basically protons and neutrons. So there is a big difference between these two types of chemical reaction. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसके जो है वो अक्सर इसके एमसीक्यूज वगैरह बनते हैं। एक एमसीक्यू अगर कहीं पे आ जाए, that the question is which of the following has greater energy, यानी किस में एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट किस में ज्यादा होगी, कौन से प्रोसेस में। ऑप्शन ए केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑप्शन सी बोथ आर सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो उस केस में आपके पास होगा ऑप्शन डी, उस केस में आपके पास होगा ऑप्शन डी, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट यानी एनर्जी का ट्रांसफर होना, या जो है फॉर एग्जांपल वो एनर्जी को गेन करता है या एनर्जी को रिलीज करता है। तो उस केस में क्या होगा, यहां पे एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट या एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियर रिएक्शन के मुकाबले में वो कम है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, बात यहां से चली दैट हम एटम को ही डिफाइन कर रहे थे, दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, हमने मान लिया एक छोटा पार्टिकल है, चलो जी कैन को अभी छोड़ दो, which can take part in a chemical reaction। chemical reaction आपको समझ में आ चुका होगा कि chemical reaction क्या है, in which the involvement of atoms almost together and they combining together and forming another type of a molecule। So this basically termed is chemical reaction। So यहाँ पे एटम क्या है, एटम वो छोटा पार्टिकल जो कि क्या करेगा, जो कि यहाँ पे इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में हिस्सा लेता है। एंड का मतलब क्या है, और
डज नॉट नहीं करता, लूजेस खत्म नहीं करता या लूज नहीं करता इट्स आइडेंटिटी अपनी पहचान को। अपनी पहचान को कैसे लूज नहीं करता, तो उसी की तरफ मैं आ रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मैंने यहाँ पे कैन का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया। कैन का वर्ड इसी वजह से बिकॉज अगर कहीं पे कोई बंदा आपसे ये कहे कि अगर हमारे पास है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, ये 6 एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, आप लोगों ने क्लास 8-9 में इसको डिस्कस किया है। तो अगर हम इन एलिमेंट्स के हवाले से बात करें, ये भी हमारे पास एलिमेंट्स है या एटॉमिक हालत में भी है। तो अब अगर हमारे पास ऐसे एटम्स हो तो ये तो कभी भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? बिकॉज केमिकल रिएक्शन तब होता है जब वो अपने आप को, वो एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और ये ऑलरेडी क्या है, ये तो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है। इनका तो ऑक्टेट या इनका जो डॉबलेट है, हीलियम का डॉबलेट और इन पांचों का ऑक्टेट, वो कंप्लीटली जो है वो फुलफिल्ड है या वो कंप्लीट है, जिसकी वजह से ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। याद रखो, न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अपने साथ ये पॉइंट नोट करें। अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि क्या ये नोबल गैसेस या ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, सो यस, आपका आंसर होगा यस। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि यही नोबल गैसेस क्या ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, सो नो। क्यों? बिकॉज केमिकल रिएक्शन वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हीलियम डॉबलेट रूल को ऑक्टेन जो है वो फॉलो करता है। और ये पांचों नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनका जो ऑक्टेट है या इसका जो डॉबलेट है वो कंपैरेटिवली या वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, जिसकी वजह से ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो अपने साथ ये पॉइंट नोट करेंगे कि अगर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं तो उनमें से वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। कोई बंदा आपसे ये कहो मुझे कोई एग्जांपल दे दो। एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेट सपोज हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं अल्फा पार्टिकल्स के हवाले से, अल्फा पार्टिकल्स, सो अल्फा पार्टिकल जो बेसिकली हमारे पास है वो डबली पॉजिटिव है। डबली पॉजिटिव है, आप सबने इसको पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 में। सो डबली पॉजिटिव चार्जेस अगर मौजूद हैं तो यहाँ पे अगर आप हीलियम को देख लें तो हीलियम का न्यूक्लियाई भी क्या है, वो भी डबली पॉजिटिव है। और आप लोग ये डिस्कस करते हैं कि अल्फा पार्टिकल बिहेव लाइक अ हीलियम। हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम नहीं बल्कि हीलियम न्यूक्लियाई का वर्ड यूज करेंगे, नॉट हीलियम। हीलियम न्यूक्लियाई के जैसे हैं बिकॉज यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते अल्फा के पास। सो अब रिजल्ट क्या है? अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल डबली पॉजिटिव चार्जेस हैं, हीलियम न्यूक्लियाई वो भी डबली पॉजिटिव चार्जेस है और अल्फा पार्टिकल वो तो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जनरेट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहेंगे that these noble gases can involve can involve in a type of a chemical reaction but they cannot be involved in a type of chemical reaction। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मैंने कैन का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया था। तो अगर हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज के हवाले से, केमिकल रिएक्शन के हवाले से। केमिकल रिएक्शन में और ये नोबल गैसेस तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। सो अगर आप यहाँ से केन का वर्ड हटाओगे तो मकसद जो है आपके पास फिर 100% ये एप्लीकेबल नहीं होगा हर एक एटम के लिए। बिकॉज क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ये बता दो कि मीन ये वाले तो हीलियम, नियॉन, आर्गन वाले हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, फिर हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो हम इस वजह से यहाँ पे केन का वर्ड लगाते हैं या कहते हैं कि मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, कर सकता है बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए, नहीं कर सकता सिर्फ इन नोबल गैसेस के लिए। अपने साथ इस पॉइंट को नोट कर लें। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है एंड डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लूज नहीं होने देता। कैसे, इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखें। फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन को मैं यहां से ले रहा हूं और इसी पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखें, इसी को यहां पे लेके आते हैं। दिस इज बेसिकली H2 मॉलिक्यूल, दिस इज H2 मॉलिक्यूल, आप सबको पता है कि H2 मॉलिक्यूल है। अब यहां पे इसी तरीके से मैं यहां पे ले रहा हूं, लेट सपोज
ये जरा आपके लिए मैं क्लियर कर दूं, शायद वहां पे नजर आपको ना आता हो। यहाँ पे लिख रहा हूं, देखें इसी रिएक्शन को मैं ले रहा हूं, ये H2 मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर इसको मैं जरा बैलेंस करने की सूरत में यहाँ पे 2 मोल्स लेता हूं तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लेता हूं ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक। अब ये दोनों अगर ये 2 मोल्स हैं और यहाँ पे ये 1 मोल है, जो आगे इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। इसी तरीके से अगर ये दोनों विद इन स्पेसिफिक रेशियो, मैंने स्टार्ट में समझा था स्पेसिफिक रेशियो लाजमी है, स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, सो व्हाट दे विल फॉर्म, दे कैन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी ये एक वाटर मॉलिक्यूल और इसी तरीके से ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये 2 मोल्स हैं तो मकसद क्या हुआ, यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स यहां पे भी हैं और 4 हाइड्रोजन एटम, यानी 1, दिस इज अनदर 1, दिस इज थर्ड 1, दिस इज फोर्थ 1, यानी 4 एटम्स यहां पे भी मौजूद। अगर आप ऑक्सीजन को चेक कर ले 1 और 2, 2 ऑक्सीजन एटम्स, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन एटम्स यहां पे भी मौजूद। इसी तरीके से यहां पे आप एटम को चेक कर ले 1 और 2, सही हुआ। ये तो बैलेंसिंग की सूरत में है। अब यहां पे हम इस पॉइंट को डिस्कस करें दैट हाउ इट कैन नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लूज कैसे नहीं करता। तो देखें ये हाइड्रोजन है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद चेक कर लें ये हाइड्रोजन है क्या नहीं है, लाजमी है, ठीक है। इससे यहां पे नाइट्रोजन नहीं बना, इससे यहां पे ऑक्सीजन नहीं बना, इससे यहां पे सल्फर नहीं बना, इससे यहां पे कोई और एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं बना। हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम यहां पे भी है। याद रखो कि मीन अगर रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, उसमें मॉलिक्यूल का नेचर चेंज होता है। ये पॉइंट अपने साथ नोट करें, इसमें फिर आप लोग अगर वायु वगैरह में आपसे पूछें तो आप फिर गलती ना करो। एटम अगर हमारे पास है तो वो केमिकल रिएक्शन में भी अपने ही हालत में रहता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन एटम और वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन एटम। दोनों सूरतों में एटम ने अपनी पहचान को लूज नहीं किया, हाँ मॉलिक्यूल का नेचर चेंज हुआ जिसको हमने केमिकल रिएक्शन में डिफाइन किया था। एज अ होल सब्सटेंस चेंज हुआ लेकिन एटम चेंज नहीं हुआ। एटम से सल्फर नहीं बना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नहीं बना, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन नहीं बना, वो वही हाइड्रोजन ही मौजूद है। सो अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट सपोज दिस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस ऑलरेडी ऑक्सीजन। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी ऑक्सीजन है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुवर्ड द एटम, सो इसका मकसद ये है दैट इट कैन नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, अपनी पहचान को एटम कभी भी रिएक्शन में भी अपनी पहचान को लूज नहीं होने देता। This is the 100% valid definition for an atom nowadays, that the smallest particle of matter का एक छोटा particle which can take part, जो कि हिस्सा ले सकता है in a chemical reaction में, and or does not loses its identity, और अपनी पहचान को lose नहीं होने देता। This is the valid definition for an atom now. I hope कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कोई भी आपको मुश्किल हो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी बात करते हैं टुवर्ड द चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज टिश्यूमेट्री। अभी तक मैंने चैप्टर के नाम को डिफाइन नहीं किया, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, इसी तरीके से हम डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करवाया है अभी केमिकल रिएक्शन भी, दैट द प्रोसेस इन विच, दोबारा से रिपीट करता हूं, द प्रोसेस इन विच द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस बिकम चेंज, दैट इज कॉल्ड इज केमिकल रिएक्शन। अब उसी केमिकल रिएक्शन को मैं यहां से ले रहा हूं, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। जनरली हमारे पास एक होता है टर्म केमिकल रिएक्शन और एक होता है टर्म केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो कि हम यहां पे इस चैप्टर में यूज करेंगे बहुत ज्यादा दफा, केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है, लेट्स सपोज उसी रिएक्शन को मैं ले रहा हूं जो हमने इससे पहले यहां पे डिस्कस किया, H2, 2 moles of H2 plus O2 forming
2 moles of H2O. This is a chemical reaction. ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो. अब बाज़-औक़ात हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन, बाज़-औक़ात हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे केमिकल इक्वेशन. सो कब इसके लिए वर्ड यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन और कब इसके लिए वर्ड यूज करेंगे केमिकल इक्वेशन. सो याद रखो. आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. फॉर एग्जांपल आपसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री लैब चले जाएं और वहां से 40 ग्राम NaOH उठाएं. 40 ग्राम NaOH उठाएं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वहां पे केमिस्ट्री लैब में मौजूद है. आप वहां से उसको उठाएं और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग कर लें 36.5 ग्राम HCl भी ले लें. ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ. अभी आपसे मैंने कहा कि केमिस्ट्री लैब चले जाओ, 40 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाओ NaOH और 35.5 ग्राम का HCl उठाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दोनों को कंबाइन कर लो. कैसे कंबाइन करें? फॉर एग्जांपल आपको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ. लेट्स सपोज आपने लिया है इसमें HCl उसी स्पेसिफिक रेशो के मुताबिक और साथ ही साथ आपने यहां पे इसमें डाला है क्या NaOH. ये क्या डाला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब आप ये परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म किया आप लोगों ने. अब आपके पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या बना? बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. ये एसिड है और ये बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. ये क्या करेगा? ये कौन सा प्रोसेस शो करेगा? क्लास 8 में आप लोगों ने इसको डिस्कस किया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे आपके पास H2O बनेगा वाटर और साथ ही साथ NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड. ठीक. अब H2O कितना बनेगा? रिजल्ट में 18 ग्राम बनेगा पर मोल. ठीक. और सोडियम क्लोराइड कितना बनेगा? वो हमारे पास बनेगा 58.5. सही हुआ. आपके पास रिजल्ट बना. अब ये आप लोगों ने परफॉर्म किया है. ये जो आपको प्रैक्टिकल वर्क नजर आ रहा है, आप लोगों ने क्या किया? देखो इसके लिए आप लोग क्या वर्ड यूज करते हो एसिड बेस को रिएक्शन के, एसिड बेस को रिएक्ट करने के लिए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मकसद क्या है? अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली क्या किया कि किसी भी दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाया है एंड आपके पास कोई नया प्रोडक्ट बना है, जिस तरह ये हमारे पास है, जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है. आपके पास क्या बना? यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बना वाटर की सूरत में. सो अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस बेसिकली टर्म्ड इज केमिकल रिएक्शन. मकसद क्या है? केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को कहते हैं. केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को कहते हैं. फिर लेट सपोज आप क्लास में आए, मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया? केमिस्ट्री लैब जाके आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कहते हो कि हमने क्या लिया? हमने 40 ग्राम का NaOH लिया यानी 1 मोल. ठीक हो. अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं. देख हमने लिया 1 मोल NaOH. ठीक हो, मैंने मान लिया. हमने लिया 36.5 ग्राम HCl 1 मोल के बराबर. सो हमने लिया 1 मोल का HCl. ठीक हुआ. हमने इन दोनों को रिएक्ट किया है तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास रिजल्ट में यहाँ पे 1 मोल का वाटर बना और 1 मोल का NaCl बना यानी साल्ट और वाटर. ये आप लोगों ने क्या किया? ये अभी आप लोगों ने इसको यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, एरो की सूरत में थ्योरेटिकली लिखा हुआ है. या फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि हमने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को कंबाइन किया था और हमारे पास बना था क्या? यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बना था. तो नाउ अब अगर आप उसी प्रैक्टिकल काम को पेपर पे, व्हाइट बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे किसी भी जगह आप उसको थ्योरेटिकली इस किस्म की सूरत में लिख रहे हो, जिसमें आपके पास एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक आपके पास होता है राइट हैंड साइड. मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड. अगर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूं तो इक्वल से एक साइड पे होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड. अब मैंने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड भी लिखा, राइट हैंड साइड भी लिखा. याद रखो केमिस्ट्री में इसको इक्वेशन कहते हैं. इक्वेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये इक्विलिटी से इसका टर्म निकला हुआ है. यहां पे भी आप इस एरो को अपने जहन में इस इक्विलिटी के थ्रू मान लो, ये जो यहां पे आपको नजर आ रहा है. और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है केमिस्ट्री में, इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए नाम यूज करते हैं रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स
और इसके राइट हैंड साइड के लिए यहां पे नाम यूज करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, प्रोडक्ट। सो अब अगर आप लोगों ने उसी काम को, उसी प्रैक्टिकल काम को इस सूरत में लिखा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे मौजूद है, राइट हैंड साइड भी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स मौजूद है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट मौजूद है, तो इस किस्म की सूरत हमारे पास यहाँ पे जो कहलाएगी, दिस टाइप ऑफ theoretical work, this is called as chemical equation. I hope आपको समझ में आया होगा that what is the difference between chemical reaction and chemical equation. ये तो हम जनरली हर जगह पे कहते हैं, chemical reaction के लिए वर्ड यूज करते हैं chemical equation, या equation को कहते हैं reaction. लेकिन अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए, आपसे कहीं पे भी पूछा जाए that what is the basic difference between chemical reaction and chemical equation, तो तब आपके पास आंसर होना चाहिए chemical reaction क्या है कि जिसमें हमारे पास वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो, और अगर केमिकल इक्वेशन है तो हमारे पास थ्योरेटिकल या जो है उसी किस्म का आप लोगों ने यहाँ पे इक्वलिटी की सूरत में उसको यहाँ पे मेंशन किया हो, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज केमिकल इक्वेशन। अब मैं रिएक्शन की जो है यहाँ पे बहुत सारे लिखूंगा इक्वेशन की सूरत में, और इसी को मैं डिस्कस करूंगा। आ जाए जी, इक्वेशन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन को जरा स्टॉप कर देते हैं। यहाँ आप लोगों ने इसके डिफिनेशन को समझ लिया है और आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे बात करते हैं टुवर्ड द केमिकल इक्वेशन। ठीक हो, अब केमिकल इक्वेशन हमारे पास जो मौजूद है, अगर मैं यहां पे इसको लिख लूं डिफिनेशन की सूरत में, द theoretical representation of a chemical reaction